अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पाकिस्तानी आर्मी की रियलिटी को एक्सपोज करने वाले हैं। मैंने जिन भी ऑथेंटिक रिसोर्सेज से डाटा ले रखा है ना, उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोगों ने लाजमी चेक करने हैं कि भाई हर एक को रियलिटी का पता होना लाजमी और हर एक को खुद अपने तरीके से भी चेक करना चाहिए। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लाजमी चेक कीजिएगा। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 7वें नंबर पे है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने बड़े बड़े इकोनॉमीज को पीछे छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें, लिगाटम प्रोस्पेरिटी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 187 ममालिक में से 136वें नंबर पर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मुल्क ओवरऑल कितना ज्यादा पीछे है दुनिया से। वैसे दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली भला क्या चेक किया जाता है कि ये मुल्क ओवरऑल कितना खुशहाल है, इसका एजुकेशन सिस्टम, इसका हेल्थ केयर सिस्टम, इसकी ओवरऑल इकोनॉमी, इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करके ये रिपोर्ट बताते हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर हमें सब कुछ पता चल ही गया दोस्तों। सिंपल कहने का मकसद यह है कि हम गरीब बहुत हैं और हम इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी को अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो किसने अफोर्ड किया इसको दोस्तों? लेकिन दोस्तों, ये तो वही मिसाल हो जाएगी ना कि एक भिखारी, उसने रख रखी है फरारी। ये वही मिसाल हो जाएगी को हमें तो पहली नजर में पता चल जाएगा कि भाई इसने किसी से मांग कर ली है। तो दोस्तों, पाकिस्तान भी एक भिखारी ही है, तो इसने कहां से इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी भाई बना। दोस्तों, एक सिचुएशन तो ये होती ना, अगर कि हम चलो 90s 80s 50s कभी तो स्ट्रॉन्ग होते ना। हम कहते कि भाई पहले हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, फिर अचानक से हमारे मुल्क के हालात ख़राब हो गए और हम बहुत ज़्यादा ना गरीब हो गए हैं। तो पहले तो हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हम शायद अब तक ना इसको अफोर्ड करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 1958 के अंदर हम IMF के पास पहली बार चले गए थे भीख मांगने के लिए। जब पाकिस्तान बना उस वक्त से ही हम एड्स ले रहे हैं। तो हम दोस्तों किसी भी दौर के अंदर ना इस आर्मी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं कर सकते थे बिल्कुल भी। तो हमने कैसे की दोस्तों? ये की अमेरिका ने, वो मैं इस वीडियो के अंदर प्रूव कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन है ना कि आर्मी ये बहुत सारे बिजनेस कर रही है, हर एक बिजनेस सेक्टर के अंदर इन्होंने टांग अड़ा रखी है। हम जिस भी बिजनेस सेक्टर को देखते हैं तो उसके अंदर भाई आर्मी हमें सामने दिखाई देता है। अगर हम सीमेंट की बोरी खरीदने जाते हैं तो हमें आर्मी दिखाई देता है। अगर हम बच्चों का दूध खरीदने के लिए भी चले जाए ना, तो वहां भी हमें आर्मी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर हम प्लॉट्स खरीदने चले जाएं तो वहां भी हमें यही मिलेंगे भाई। हम जहां भी जाएंगे हमें यही मिलने वाले हैं। प्लॉट्स भी बेच रही है हमारी आर्मी। तो दोस्तों, क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ये है कि चलें ये भाई ये बिजनेस कर रहे हैं, करते रहें, तो इससे नुकसान हो रहा है हमें या फायदा हो रहा है? ये तो होगा ना कि ये कोई टैक्स वगैरह देते होंगे या किसी न किसी सीन के जरिए हमें फायदा पहुंचता ही होगा, कुछ ना कुछ वजह तो होगी ना। ये दोस्तों, ये सीन होगा कि ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये सारा इन जनरल्स और कर्नल्स ये ले जाएंगे, ये मौज कर लेंगे और हम देखते रहेंगे दोस्तों कि ये कैसे खाते हैं, ये बाहर प्लॉट्स कैसे खरीदते हैं। तो हम ये सिर्फ टोटली ये देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे जो नुकसानात हो रहे हैं ना, ये बहुत सीरियस बात है कि इससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं और इनका बिजनेस मॉडल जो वर्क कर रहा है इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कैसे बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे एंड में थोड़ा सा सोल्यूशन बताएंगे। चलें तो आगे चलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान आज़ाद होता है ना 1947 के अंदर, इसको दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। इसके दरमियान जो फासला होता है वो 1600 किलोमीटर बनता है। तो दूसरी तरफ एक मसला हो जाता है कश्मीर का। तो इस चीज़ को देखते हुए ना एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड होता है कि हमें किसी भी सूरत में अगर इंडिया से बचना है ना, हमने अगर अपना जो वजूद है उसको बरकरार रखना है, तो हमें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो दोस्तों, ये एक अच्छा नैरेटिव था और हमारे आम लोगों ने भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो खुद भूखे रहे, उन्होंने ना हमारी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान तो इंतजार में बैठा था कि किसी भी तरीके से हमारा कोई जैक लग जाए और हम अमीर हो जाएं। तो उसी वक्त एंट्री आती है दोस्तों अमेरिका की। देखिए, शुरू के अंदर मैंने बताया ना कि अमेरिका कैसे पाकिस्तान की आर्मी को कंट्रोल कर रहा है, कैसे आज तक हम पर वो राज कर रहा है। वो कहानी शुरू होती है अब दोस्तों। देखिए, यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक वॉर चल रही होती है 1945 से तकरीबन 1990s तक वो चलती है दोस्तों। तो इसके अंदर ना यूएस और यूएसएसआर आपस में भिड़ रहे होते हैं। तो ये नहीं कि वो उनकी आर्मीज आपस में लड़ रही होती हैं और मर रही होती हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों जो होता है ना, वो थॉट आइडियोलॉजीज की वॉर चल रही होती है। जो यूएस होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म दोस्तों एक गवर्नमेंट का अंदाज है, एक आइडियोलॉजी है, और इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। दूसरी तरफ है कम्युनिज्म, जो यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, जिसको यूएसएसआर पूरी दुनिया में अप्लाई करवाना चाह रहा था। अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं दोस्तों, तो ये सुपर पावर बनने की दौड़ होती है। कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी थी दोस्तों वो यूएस की थी और जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थी वो थी यूएसएसआर की। मैं इसको समझाता हूँ दोस्तों। कैपिटलिज्म बहुत सिंपल है कि मैं हूं ना, मैं अपने नाम से कोई भी बिजनेस कर सकता हूं, जिसको दोस्तों डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं हम। तो अपनी मर्जी से मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपने नाम से बिजनेस खोल सकता हूं, मैं अपने नाम से भाई
अपनी फैक्ट्री बना सकता हूँ, उसका मैं खुद मालिक हूँ, मैं जस्ट टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को जो बनता होगा। लेकिन तो कम्युनिज्म ना बिल्कुल इसके उल्टा है। इसके अंदर मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। मान लो मैं अपनी मर्जी से अगर फैक्ट्री बनाता भी हूँ ना, तो वो मेरे नाम पर नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू मेरे पास आएगा। मैं जस्ट एक मुलाजिम की तरह काम करूंगा और गवर्नमेंट से पैसा लूंगा, और गवर्नमेंट अच्छा भला पैसा देती है। लेकिन ये दो आइडियोलॉजीज ना, ये एक अलग टॉपिक है, ये किसी और हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों ये दो आइडियोलॉजीज होती हैं, और जो यूएस को सपोर्ट करता है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चला जाता है, जो भी कंट्री, और जो कंट्री सपोर्ट करता है यूएसएसआर को, वो कम्युनिस्ट ब्लॉक के अंदर चला जाता है। लेकिन जो वेस्ट यूरोप है ना, जिसके अंदर जापान भी शामिल है, वो सपोर्ट करता है यूएस को, और जो ईस्ट यूरोप है वो सपोर्ट करता है यूएसएसआर को, जिसके अंदर चाइना भी शामिल है। बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इस वॉर के अंदर कैसे पैसा बनाया, कैसे इन्होंने डॉलर्स खींचे भाई अमेरिका से। वजह है पाकिस्तान की लोकेशन। ये जो लोकेशन है ना इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज की, ये यूएसएसआर के करीब है, और यूएस सोचता है कि अगर हम पाकिस्तान को मिला लेते हैं ना अपने साथ, और या इंडिया, दोनों को हम अपने साथ मिला लेते हैं, तो हम यूएसएसआर से ना एक हाथ आगे चले जाएंगे कि हमने आपके नज़दीक वाले कंट्री भी अपनी आइडियोलॉजी को मानने वाले बना दिया भाई। तो दोस्तों ये सीन होता है। तो दोस्तों यूएस जाता है सबसे पहले इंडिया के पास, इंडिया को कहता है कि भाई आप मेरे साथ मिल जाओ और मैं आप लोगों को डॉलर्स दूंगा, जो चाहे आप लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। लेकिन भाई उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें ना न्यूट्रली रहने दो, हम दोनों को सपोर्ट करते हैं, अपनी वॉर खुद लड़ो जाके, जो कि एक बेहतरीन फैसला था दोस्तों। तो उसके बाद यूएस आता है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तानी तो पहले इंतजार में बैठे होते हैं कि किसी भी तरीके से भाई हमारा जैक लग जाए। तो दोस्तों यहां से वो जैक लगा। तो अमेरिका ने दोस्तों पहले प्रेशर भी डाला कि मानना ही होगा आप लोगों को, अदरवाइज आप लोगों को पहले ही आप लोग नीचे लगे पड़े हो, एड आप लोगों ने पहले ले रखी है और आप लोगों को ये करना ही होगा। तो पाकिस्तान दोस्तों खैर मान जाता है और कैपिटलिस्ट ब्लॉक के अंदर एंट्री मार लेता है दोस्तों, और वहां पर फिर पाकिस्तान बनाता है डॉलर्स। उसके बाद दोस्तों जनरल अयूब खान आते हैं, वो अपना जो मिलिट्री कोप लगाते हैं ना, और जो मार्शल लॉ पहला हमें नसीब फरमाते हैं, वो वही होते हैं जनरल अयूब खान। तो दोस्तों इसकी ना अमेरिका के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनती है, अमेरिका के साथ ना भाई ये घुल मिल जाता है। तो दोस्तों इस केमिस्ट्री के चक्कर में ना अमेरिका से इसने पहले तो डॉलर्स बहुत सारे लिए, काफी डॉलर्स बनाए इसने, और उसके बाद इसने अपनी मिलिट्री को एडवांस किया, और जो हथियार मिले ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अमेरिका से बहुत सारे हमें वेपन्स मिलते हैं, टैंक्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये तमाम चीजें दोस्तों हमें अमेरिका से मिलती हैं। देखिए अमेरिका ने ना पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो आप लोगों को पता चल गया ना। तो स्ट्रॉन्ग जो अमेरिका करता है ना, वो इसके पीछे एक हिकमत अमली होती है। वो ये हिकमत अमली होती है कि वो किसी भी तरीके से ना उसकी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता है, किसी भी कंट्री को जिसको वो पैसा देता है, ताकि उसके मुल्क को अच्छी तरह वो कंट्रोल कर सके। उसने दोस्तों इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि उसके बाद जब चाहे वो मार्शल लॉ लगवाता है, जिसको चाहता है वो पीएम बनाता है, जिसको चाहते हैं वो हटा देते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके हाथ में है सारा कुछ। आर्मी को पैसा उन्होंने दिया शुरू के अंदर। चलो तो दोस्तों ये तो थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके अंदर जियो पॉलिटिक्स के अंदर आ गई। इसके बाद दोस्तों जो हमने मुजाहिदीन पेश किए अमेरिका को, अमेरिका के वॉर के अंदर, जो 2001 के अंदर जो 9/11 का इंसिडेंट होता है, उसके अंदर हमने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो बेसिकली आज तक हमने इनकी गुलामी करी दोस्तों, और उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। जिसको चाहा पीएम बना दिया, जिसको चाहा हटा दिया, जिसको चाहा जनरल बनाया, जिसको चाहा हटा दिया। तो दोस्तों ये वीडियो देखें दोस्तों। यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता, अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम जीएचक्यू से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। यानी हमारी आजादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया लेकिन हमें आजादी तो नहीं दी। तो दोस्तों पता चल गया ना कि कहाँ से फैसले आते हैं, ये अमेरिका से आते हैं। वो पहले डिसाइड कर देते हैं भाई ये बंदा ठीक नहीं है, इसको निकाल दो, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, और इसको लेते हैं, ये अच्छी गुलामी करेगा, ये तलवे अच्छे चाटता है, चलो इसको आ जाए, इसको आने दें। दोस्तों पीएम भी अमेरिका की मर्जी से ही बन रहा है, और हमारे मुल्क के अंदर जो कंट्रोल है वो फौज का है, फौज कंट्रोल में है अमेरिका के। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका ही राज कर रहा है हम लोगों के ऊपर। जो लास्ट ईयर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, तो उसके बाद तमाम जलसों के अंदर ना इमरान खान एक खत लहराते नजर आते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो भी मुझे निकाला गया, ये मेरे पार्टी के साथ किया जा रहा है, ये तमाम जो है ना अमेरिका की चाल। तो दोस्तों शहबाज शरीफ ने इसको कबूल भी कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई ऐसा था। उस वक्त तो नून लीग इसको एक ड्रामाबाजी कर रही थी, और मुजम्मल हसन एक यूट्यूबर है, वो भी एक बात कर रहे होते हैं कि ये इमरान खान की अपनी प्लानिंग है, वो बेवकूफ बना रहा है। सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो। तो भाई ये जो मैंने प्रूव किया, जो आप लोगों को सारे सबूत दिए हैं,
आप लोगों को कि ये जो भी करवा रहा है अमेरिका ही करवा रहा है। तो इस चीज़ को दोस्तों शक वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है। और दोस्तों ये डेमोक्रेसी का चक्कर और ये वोट वगैरह इसका यार क्यों ड्रामेबाजी करते हो, अरबों रुपए ज़ाया कर देते हो, टैक्स वो भी हमने ही पे करने। तो इस चीज़ को दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना। अब ये जो बिजनेस करते हैं ना, अब इसके ऊपर आते हैं। देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन रखी है, मैं इनके बिजनेस को तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस सिंपल के अल्फाजों के अंदर ये बता देता हूँ दोस्तों। ये छोटे से छोटे बिजनेस से लेकर बच्चों के सिरिलैक्स से लेकर बड़े से बड़े इन्होंने बैंक बना रखे हैं। जो पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक हैं उनके अंदर अस्करी बैंक आता है दोस्तों। तो दोस्तों तकरीबन ये हर बिजनेस सेक्टर के अंदर घुसे पड़े हैं। अब इनके नुकसानात है ना, वो मैं आप लोगों को सिंपली जल्दी बताता हूँ कि बिजनेस मॉडल इनका वर्क कैसे कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के ना 4 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, शहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन ना आर्मी के अंडर काम कर रही हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यह है कि जो फलाह बहबूद है फौजियों की, इनके अपने अदारे की, तो उसके लिए दोस्तों बेसिकली इनको डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इसके पीछे करते हैं ये बहुत सारे बिजनेस। देखें जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको ज़मीन दी जाती है ना 12.7%, ये पाकिस्तान की ज़मीन को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, उन पर कब्जा है इनका। 12.7% ज़मीन पूरे पाकिस्तान के दोस्तों इन लोगों के पास है। और इन्होंने पूरी मलकियत ले रखी है कि इसके ऊपर जो मर्जी करें, उसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसके ऊपर ये फैक्ट्री बनाए, उन ज़मीन को ये DHA बनाकर बेच दें, उन ज़मीन पर ये प्लॉट्स का बिजनेस करें, उन ज़मीन पर ये कुछ भी बिजनेस कर लें और पैसा बनाएं। और इसका बेसिकली दोस्तों ना ये टैक्स देंगे। अगर तो हो ना कि ये चलो इन्होंने पैसा बनाया और जाएंगे गवर्नमेंट को उसका थोड़ा हिसाब किताब करेंगे, कुछ टैक्सेस देंगे और हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, चलो टैक्स मिल जाएगा ना गवर्नमेंट को, हमें एक फ़ायदा होगा ना, हमारे ऊपर लगेगा ना। ये टैक्स जाएगा भाई, इस चीज़ को भी निकाल दो, ना कोई टैक्स। देखिए आर्मी को जो ज़मीन दी जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका मकसद होता है कि मुल्क की हिफाजत के लिए इसको यूज़ करें, जैसे मिलिट्री बेसिस, कैंटोनमेंट्स, फायरिंग रेंजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस वगैरह के लिए इनको यूज़ किया जाए। लेकिन इन्होंने भाई बिजनेस सेंटर खोल रखे हैं और धड़ाधड़ पैसे बना रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ तो यह है दोस्तों, ना कोई हिसाब, ना कोई किताब, ना हमें उसका, ना गवर्नमेंट को पता। और जो हथियारों की डील होती है, बोन्स की डील होती है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनका भी कोई सीन नहीं है उसका, तो वो भाई वो नेशनल सीक्रेट्स हैं, उनका किसी को पता भी नहीं चल सकता। खैर दोस्तों वो एक सीक्रेट के अंदर है, हमें इसका क्लियर पता नहीं है। लेकिन खैर दोस्तों वो भी एक ना एक सोच के अंदर आता है कि भाई ये कैसा हिसाब किताब होता है, ये भी सिर्फ आर्मी ही करती है, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में है भाई। देखें एक चीज़ तो क्लियर है कि इनके बिजनेस करने से ना तो हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, ना हमारी गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा हो रहा है, और ना ही जो कॉन्स्टेबल्स हैं ना, जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स भी हैं, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका जो फ़ायदा हो रहा है ये चंद जो जनरल्स और कर्नल्स हैं ना, इनको हो रहा है। वो कैसे हो रहा है दोस्तों, एक फैक्ट फोकस एक बहुत ना ऑथेंटिक वेबसाइट है जो ना रिपोर्ट्स छापती है, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स छापती हैं। उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में एक रिपोर्ट छापी जिसके अंदर बताया गया कि 12.7 अरब के मालिक हो चुके हैं। जब ये शुरुआत करते हैं ना, जैसे ही ये जनरल बनते हैं उस वक्त ज़ीरो होता है इनके पास बैंक बैलेंस, और जब ये रिटायर होते हैं तो इनके पास 12.7 अरब रुपए बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो इनकी बेगम है ना, उनका कोई धंधा ना बिजनेस, 2 अरब की मालिक वो भी बन जाती हैं बिना कोई काम किए, है ना इंटरेस्टिंग। देखें दोस्तों ये जो 12.7 अरब रुपए है ना, ये तो अभी सामने है, जो हिडन पैसे हैं ना उनका हमें पता नहीं। और जो जिन्होंने ये रिपोर्ट छापी है ना फैक्ट फोकस, उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया, उस वेबसाइट को ही खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के हालात तो आप लोगों के सामने है कि $3 बिलियन के लिए हम पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं। IMF अब स्पेशल आ रहा है पाकिस्तान के अंदर और जमानतें मांग रहा है कि मैंने आप लोगों को $3 बिलियन नहीं देने। तो क्यों ना भाई हम एक काम कर लें, ये जो जनरल्स हैं, ये कर्नल्स हैं, ये बाहर जो सारा माल लेकर गए बैठे हैं, पाकिस्तान का माल, तो उनसे ना थोड़ा सा वापस ले लिया जाए। तो दोस्तों एक अच्छा सजेशन है, तो इस पर गौर करना चाहिए। $26.5 बिलियन का ये जो रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने लास्ट ईयर। लेकिन दोस्तों सिर्फ अस्करी बैंक और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, इन दोनों से ही तकरीबन $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं ये आर्मी वाले। तो इनसे ही थोड़े पैसे मांग लेते हैं, हम क्यों दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं। हमारी आर्मी के बिजनेस करने से जो हमारी गवर्नमेंट को नुकसान होता है, जो हमारे आम लोगों को नुकसान होता है, वो तो एक अलग तरफ है, वो तो सीधा नुकसान है। इसके अलावा जो इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा है ना, वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। वो क्यों नहीं आती भाई? देखें दोस्तों उसके सिंपल रीज़न ये बनेगी कि बाहर के इन्वेस्टर आएंगे, वो देखेंगे, वो मान लो सीमेंट की इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर रहे हैं, वो देखेंगे हमारा जो कंपेटिटर है वो तो फौज है, वो भाग जाएंगे, वो पहले फुर्सत में वो आप लोगों को नजर ही नहीं आएंगे। उनकी ब्रेक ही जहां से वो आए होंगे ना वहीं पे लगेगी जाके, उससे पीछे नहीं वो मिलेंगे हमें। देखें दोस्तों जो भी टैक्स वगैरह के अंदर जो फेवर्स मिलेगी वो भी इनको मिल जानी है। उसके अलावा जो इनके अंदर ताकत इतनी है फौज के अंदर, इनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो वैसे ही दोस्तों इन्वेस्ट करने से डरेंगे,
ना तो उनको फेवर मिलनी है, ना उनको किसी चीज़ के अंदर कोई फ़ायदा मिलना है। और इनके अंदर क्योंकि इन्होंने दोस्तों ना टैक्स पे करना, फ्री की ज़मीन मिलनी है, फ्री का सारा कुछ मिलना है और खर्चा है नहीं, सिर्फ पैसा ही पैसा। तो इन लोगों का उनके साथ कंपटीशन ही नहीं होता। यहाँ पर अगर कोई किराने की दुकान भी खोलता है ना, वो भी सोच समझ के खोलता है कि भाई मेरा कंपटीशन किसके साथ है। दोस्तों एक छोटा बिजनेसमैन भी इतना सोचता है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, तो इस चीज़ को ख़त्म करना ही होगा भाई। देखें दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी हैं। ना तो हमें कोई फ़ायदा हो रहा है इनके बिजनेस करने से, उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। आगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हमारे मुल्क के अंदर, कोई बाहर के इन्वेस्टर आगे नहीं आ रहे और आगे हमारी आर्मी खड़ी होती है भाई। तो आगे इतना ज़्यादा लॉस में चल रहा है मुल्क, तो भाई इन लोगों को सोचना पड़ेगा खुद ही। अब इसका सोल्यूशन यही है दोस्तों, चाइना के अंदर भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उन्होंने इस चीज़ को 1980 के बाद कंट्रोल कर लिया। उन्होंने भाई कहा फौज मुदाखलत नहीं करेगी, ये जिसको चाहते हैं पीएम बना देते हैं, जिसको चाहते हैं हटा देते हैं, क्योंकि पीछे अमेरिका चाहता है। अमेरिका की मर्जी के बिना यहाँ कुछ होता नहीं है। तो तरक्की हमने कहाँ से कर लेनी है? अपने पाँव पर खड़े होना होगा, हमें अमेरिका का सहारा छोड़ना होगा, अमेरिका को कहना होगा एब्सोल्युटली नोट, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो हमें मुश्किलात तो फेस करनी पड़ेंगी, खैर भीख जब अब करनी भी पड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब IMF की डील भी हमें नहीं मिल पा रही। तो ये तमाम चीज़ें तो हमें फेस करनी पड़ेंगी खैर, लेकिन हम मजबूत उसी वक्त बन सकते हैं अगर हम अपने पाँव पर खड़े होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कौन कसूरवार लगता है और ये तमाम फैक्ट्स आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे, ठीक लगे, गलत लगे, वो भी आप बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और कुछ पूछना हो वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।